बताएंगे, अभी भी ठीक है सब कुछ, पिक्चर क्लियर है? लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था याद है? लास्ट क्लास में हम लोग बस एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे, ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, पुराना हिस्ट्री हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कस कर रहे थे। हाँ, सीआरटी तक हम लोग किए थे। कैथोड रे ट्यूब, बेटा कैथोड रे ट्यूब जे थॉमसन ने मतलब डिस्कवर किया था। कैथोड रे ट्यूब बेटा लास्ट क्लास में सीआरटी तक हुआ था, कैथोड रे ट्यूब तक हुआ था। मुझे ये बताएंगे कैथोड रे ट्यूब जे थॉमसन ने बनाया था या पहले से एग्जिस्ट करता था? पहले से एग्जिस्ट करता था। किसका मेजर कंट्रीब्यूशन था बेटा कैथोड रे में ट्यूब में? किसका मेजर कंट्रीब्यूशन था बेटा? विलियम क्रुक का। बहुत बढ़िया, विलियम क्रुक का था। ठीक है, विलियम क्रुक का था। और ये सारा एक्सपेरिमेंट किसी मतलब ये डिस्चार्ज ट्यूब हो जाए या क्रुक्स ट्यूब हो जाए, इसी का नाम, विलियम क्रुक ने जो ट्यूब बनाया था उसी का नाम होता है क्रुक्स ट्यूब। ठीक है। अब बेटा ये जो ट्यूब बना था, ये ट्यूब बेटा इतनी एक आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं था। हम लोगों ने क्या देखा था, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए था। अच्छा, ये पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेमोक्रिटस ने बोला था बेटा एटम के बारे में कुछ जो कि डाल्टन थियरी के जैसा ही था। फिर हम लोगों ने डाल्टन थ्योरी डिस्कस किया था और डाल्टन थ्योरी में देखा था कि बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत आज तक होल्ड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स बट इनडिविजिबल। ये हम लोगों ने आज देखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है, तो इनडिविजिबल वाला होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है ऑल एलिमेंट विल हैव, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट विल हैव आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज। ये काफी हद तक वैलिड है। एक्सेप्शन क्या आएगा? आइसोटोप्स आएगा। फिर ये कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। फिर हम लोगों ने स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू किया था, फिर स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किए थे। ईल फिश था, एंशिएंट नॉलेज था बेटा कि ईल जो होता है इलेक्ट्रिक शॉक देता है। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट का एक्सपेरिमेंट किया था। फिर वोल्टा ने, अलेक्जेंडर वोल्टा ने बेटा बैटरी बनाया था, पहला बैटरी था ये। इसमें कुछ नहीं किया था, जिंक, ये जो आप देख रहे हो ना, एक जो है जिंक होगा, दूसरा कॉपर होगा, यही वाला था, और बीच में कार्डबोर्ड होगा। ये वोल्टा और नेपोलियन का फोटो है। फिर हम लोग को मालूम चला कि फैराडे आए। फैराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को बेटा सोल्यूशन से पास कराया, सोल्यूशन से पास कराया, सोल्यूशन से पास कराया। फिर अब स्टार्ट हुआ कि कुछ लोग एयर से पास कराए, फिर कुछ लोग पार्शियल वैक्यूम से पास कराना स्टार्ट किए। तो फिर कुछ लोग पार्शियल वैक्यूम से पास कराए। पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप लगता, तो वैक्यूम पंप किसने क्रिएट किया था? इन्होंने क्रिएट किया था या इन्वेंट किया था। ये मैकेनिकल वैक्यूम पंप है, इनका वैक्यूम पंप, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रिकल वैक्यूम पंप है, इनका जो वैक्यूम पंप था वो मैकेनिकल था, ये वाला इनका वैक्यूम पंप है। ये वाला दो हेमिस्फीयर है, मैजबर्ग हेमिस्फीयर बोलते हैं। वैक्यूम में वैक्यूम क्रिएट करने के बाद ये मैजबर्ग हेमिस्फीयर को सेपरेट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे हॉर्सेस लगाए थे, फिर भी सेपरेट नहीं हुआ था। ये जो वैक्यूम मशीन बनाए थे बेटा, इसी का यूज करके रॉबर्ट बॉयल्स ने बॉयल्स लॉ स्टेट किया था। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नियर वैक्यूम हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्रिएट होगा। थोड़ा सा अगर एयर निकालेंगे, थोड़ा सा एयर निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा, बहुत सारा एयर निकाल लेंगे तो ऐसा दिखेगा, और ज्यादा एयर निकालने लगेंगे तो यहां पर जो होगा डार्क स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इस डार्क स्पेस का नाम क्या था, जल्दी से बताएंगे? फैराडे डार्क स्पेस। बहुत बढ़िया, फैराडे डार्क स्पेस। नेक्स्ट ये रहा फैराडे डार्क स्पेस। उसके बाद क्या गया, और एयर को निकालना स्टार्ट किया गया। जब और वैक्यूम क्रिएट किया गया तो उसको क्रिएट करने वाले कौन थे? विलियम क्रुक थे। विलियम क्रुक ने बेटा एक्सट्रीम वैक्यूम क्रिएट कर लिया।
एक्सट्रीम वैक्यूम क्रिएट किया तो पूरा यहां से लेके यहां तक डार्क हो गया, सिर्फ यहाँ पे ग्लो आया, सिर्फ यहाँ पर ग्लो आया, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ग्लो आया, ग्लास के एंड पे ग्लो आया। तो इसी को इसको कैथोड रे किसने बोला था, किस साइंटिस्ट ने बोला था कैथोड रे, जल्दी से बताएंगे। हाँ, जे थॉमसन ने तो मास पता किया था, जे थॉमसन ने मास पता किया था। ये किसने किया था बेटा, गोल्डस्टीन ने किया था। किसने पता किया था, गोल्डस्टीन ने पता किया था। चलिए नेक्स्ट, गोल्डस्टीन ने कैथोड रे नाम दिया था। जे थॉमसन ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये लाइट रे है, बहुत सारे लोगों ने बोला ये लाइट रे है, पर जे थॉमसन ने प्रूव किया नहीं, इसके पास क्या है, मास है, दिस हैव सम मास। जे थॉमसन ने ये प्रूव कर दिया कि इसके पास अपना मास है। तो जैसे ही जे थॉमसन ने प्रूव किया कि कैथोड रे है मास, तो लोगों ने बोला ये तो एटम भी हो सकता है, तो सम सजेस्टेड दे आर स्ट्रीम ऑफ एटम्स। तो जे थॉमसन ने क्या प्रूव किया फिर कि ये स्ट्रीम ऑफ एटम्स नहीं है, दिस इज नॉट स्ट्रीम ऑफ एटम्स। जे थॉमसन ने कैसे प्रूव किया, जे थॉमसन ने बोला हाइड्रोजन एटम लाइटेस्ट होता है, लाइटेस्ट होता है, हाइड्रोजन एटम इज लाइटेस्ट। पता चला कि ये जो कैथोड रे है दिस इज 1800 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन, लाइटर देन हाइड्रोजन, 1800 टाइम्स लाइटर। तो ये ऐसा एटम नहीं हो सकता था। सो दिस वाज अ न्यू पार्टिकल, ये एक नया पार्टिकल बन गया, ये एक नया पार्टिकल माना गया। इसमें किसी को डाउट है बेटा, नहीं। फिर हम लोग समरी ऑफ कैथोड रे देखे थे, दे मूव टू कैथोड टू एनोड, फिर ये सारा समरी हम लोग लिख भी लिए थे, ठीक है। चलिए, फिर यहां तक हम लोगों ने किया था, आज हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगला देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, कैथोड रे का जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो लोगों को इतना समझ में आ गया कि अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है जिसका चार्ज नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास का रेशियो पता किया, चार्ज बाय मास, किसका चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता किया, किसका मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो। इंडिविजुअली चार्ज नहीं मालूम है, इंडिविजुअली मास नहीं मालूम है, क्या मालूम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। किसने कैलकुलेट किया, थॉमसन ने कैलकुलेट किया। तो लिखेंगे थॉमसन कैलकुलेटेड the charge by mass ratio of electron, the charge by mass ratio of electron। अब कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, कैलकुलेट करने के बाद इतना आया, चार्ज बाय मास इतना आया, ये अपना चार्ज हो गया, ये अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वैल्यू आया। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है बट लिख लीजिए, ठीक है, काम आएगा। सर सर हाँ बोलेंगे, सर इसमें नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगा? अरे नेगेटिव कर लीजिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड है मान लीजिए। ओके सर। चलिए हो गया सबका, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। चलिए सर हाँ बेटा,
सर इसी इक्वेशन के द्वारा हम लोग इसका मास भी निकाल सकते हैं अगर हम लोग को चार्ज मालूम है तब ना बेटा। ऐसे तो चार्ज तो हम लोग को एक और एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। हाँ बट पहले कौन सा मालूम चला था? सर ये रेशियो। फिर बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, सबसे पहले बेटा हम लोगों ने ये रेशियो पता कर लिया था, चार्ज बाय मास रेशियो। फिर मिलिकन आते हैं। मिलिकन करते क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हैं थ्रू हिज फेमस एक्सपेरिमेंट। बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, लिखते हैं इसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। Millikan calculated the charge of electron with the help of oil drop experiment। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। लिख लीजिए, मिलिकन कैलकुलेटेड the charge of electron through oil drop experiment। oil drop experiment, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने चार्ज कितना पता किया, ये वैल्यू पता किया चार्ज का। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट ही कैलकुलेटेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट ही कैलकुलेटेड। किसी को डाउट नहीं? अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेटा मैं आपको रफ में एक्सप्लेन कर देता हूं, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है? फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। -19 बेटा, बाकी लोग को नहीं दिख रहा है? पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं है क्या बेटा? आज तो ठीक होना चाहिए। आज क्लियर है ना? चलिए बढ़िया। सर हम लोग को मॉड्यूल लेके आना होगा। हाँ 15 डेज के अंदर जो कॉपी चेक कराने आइएगा ना तब ले लीजिएगा। सर और हम लोग के मैथ से बोलने की नोट्स हम लोग को व्हाट्सएप पे सेंड करें। हाँ अभी के लिए व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। सर तो केमिस्ट्री का भी सेंड कर दे? कर दीजिए। ओके सर। बट पूरा वो हो जाएगा बेटा, चेक नहीं हो पाएगा वैसे नहीं। आपके पर्सनल वाला भी भेज। अरे उसमें भी तो बेटा इतना फिर हो जाएगा ना कि फिर मतलब चेक कैसे करेंगे, मतलब सब तो फिर व्हाट्सएप पे पूरा उसी से भर जाएगा ना सब। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ उसके लिए। फिर से बोलेंगे बेटा? हाँ वही तो बोला, 15 डेज में तो आना ही है, फिर दिमाग क्या लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए चलिए। स्पेस बढ़ जाएगा। केमिस्ट्री का वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है? चलिए देखेंगे कि आज जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, आज जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो ये है। तो देख रहे हो वो कितना एक्यूरेट उन्होंने कैलकुलेट किया था, एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट किया था। कर क्या रहे थे, यहां से ऑयल का स्प्रे था, ये ऑयल है बेटा, और ये हाँ ऑब्वियसली बात है, ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए यहाँ देखें बेटा, एटमाइज ये ऑयल है और यहाँ से प्रेस करने से बेटा ऑयल का छोटा छोटा स्प्रे निकलता है, पिचकारी जैसे वो नहीं होता है, नाई के पास जाइएगा देखिएगा वो पानी छिड़कता है ना, वैसा कुछ। तो ये छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉप हो गए। ये देखो बेटा यहाँ पे ना बैटरी वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी वगैरह लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये प्लेट है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब ये प्लेट से पास करेगा ना तो ऑयल क्या हो जाएगा, चार्ज्ड हो जाएगा। ये ऑयल का ड्रॉप चार्ज्ड हो जाएगा, ऑयल का ड्रॉप चार्ज एक्वायर करेगा। अब ये जब ऑयल का ड्रॉप चार्ज एक्वायर करेगा बेटा तो यहाँ पर आके ये नेगेटिव प्लेट है, और अगर लेट्स से ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया तो ये बेटा यहाँ पर फ्लोट करेगा क्योंकि रिपल्शन होने वाला है। तो कर क्या रहे थे, वो ऑयल का फ्लोट करा रहे थे, एक एक ड्रॉप को देख रहे थे, फ्लोट कर रहा था वो, और यहाँ से वो ऑब्जर्व करते रहते थे। तो सॉरी यहाँ से ये टेलीस्कोप लगा के ऑब्जर्व करते।
तो अल्टीमेटली बेटा ये फ्लोट करके देख रहे थे चीजों को कहाँ पे होगा, तो उन्होंने बेसिकली काफी मेहनत किया था बेटा, बहुत मेहनत किया था। ठीक है, कभी एक्स्ट्रा टाइम मिला तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, बट अभी समझ लीजिए कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत पेशेंस वाला एक्सपेरिमेंट था। उससे उन्होंने चार्ज पता कर लिया। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लिया, तो हम लोग को मास तो पता होगा। क्यों, मास कैसे मालूम होगा? E/m तो किसने पता किया था बेटा? थॉमसन ने पता किया था ना। E/m थॉमसन ने पता किया था। तो बेटा मास क्या हो जाएगा? सर मास हो जाएगा देखिए यहां देखते हैं, ये E/m है, m क्या हो जाएगा? E बाय दिस वैल्यू हो जाएगा ना। m ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी E बाय, जो वहां पे उन्होंने कितना पता किया था? 1.75 10 का पावर 11, 1.75 10 का पावर 11, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब लिखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, सर बस एक बार सेकंड वाले दिखा दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है बेटा? नहीं बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है सबको? मतलब 9.1 10 का पावर -31 kg बेटा। ठीक है, याद है। चलिए आगे देखा जाए। अब है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जब ये पता चल गया बेटा कि एटम, डाल्टन ने बोला था एटम होता है, डाल्टन ने बोला एटम होता है, थॉमसन ने बोला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और एटम एज ए होल क्या है बेटा? न्यूट्रल। और एटम के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शायद -31 होगा। हाँ, -31 तो लिखे ही थे बेटा। नहीं नहीं नहीं, 31 है। ठीक है, चलिए चलिए। एटम बेटा न्यूट्रल है ओवरऑल, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है। तो एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा और एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, तो एटम के अंदर और कौन होना चाहिए बेटा? एटम के अंदर और कौन होना चाहिए? बहुत सही, पॉजिटिव होगा, प्रोटॉन नहीं होगा। प्रोटॉन अभी नहीं मालूम चलेगा, प्रोटॉन 1920 में मालूम चलेगा। प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन 1920 में मालूम चलेगा बेटा। अभी सिर्फ इतना मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज है। इनफैक्ट न्यूक्लियस भी अभी तक नहीं पता किसी को, तो ये मालूम चलेगा। हाँ हाँ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, एटम के अंदर फिर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तब थॉमसन से पूछा गया कि ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, तो थॉमसन ने बोला एटम के अंदर है। थॉमसन ने बोला एटम के अंदर है। फिर थॉमसन से पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहां, बोला वो भी एटम के अंदर है। तो फिर बोला भाई दोनों कहां है, तो उसने बोला, थॉमसन ने, कि एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है स्प्रेड है, पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली स्प्रेड किया हुआ है। जैसे ये ऑरेंज वाला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट एटम। पूरे एटम में बेटा पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आया? पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब फंसा हुआ है, एम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर।
अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, थॉमसन ने एक मॉडल बताया जिनसे समझने में लोगों को आसानी हो गई। वो मॉडल ये था, बोला केक खाते हो ना, तो बोला केक का ये जो पार्ट है बेटा ये पॉजिटिव है, और ये जो गार्निशिंग वगैरह देख रहे हैं ना, ये बादाम वगैरह, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम लोग तो केक नहीं खाते, तो बोला अच्छा तरबूज खाते हो, बोला हाँ तरबूज खाते हैं, बोला ये तरबूज का रेड वाला पार्ट पॉजिटिव है और तरबूज में जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर लोगों ने बोला तरबूज भी नहीं खाते, केक भी नहीं खाते, तो बोला देखो भाई तुम्हारे लिए यही वाला मॉडल ऑफ एटम है, इसी से समझ लो। तो दो मॉडल ऑफ एटम उसने एनालॉजी दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग, और एक ये वाटरमेलन। वाटरमेलन बेटा इंडियन बुक में मिलेगा, वेस्टर्न बुक में वाटरमेलन नहीं मिलता, यही मिलता है। इंडियन लोग प्लम केक खाते नहीं है ना, अब तो खाने भी लगे, अब तो मॉल कल्चर वगैरह आ गया है, केक की दुकानें खुल गई है, पर पहले आप सब 1950 में 1960 में गांधी जी ने ये केक देखा होगा, नहीं देखा होगा। तो चलिए चलो देखो हम लोग अपना खीर से कंपेयर, हाँ इससे कंपेयर खीर से, जैसे खीर में ऊपर गार्निशिंग होता है बादाम बादाम इलेक्ट्रॉन से और सब खीर का मेल पॉजिटिव, ठीक है। चलिए बना लिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अरे ये बनाना है, चलिए नेक्स्ट। ओके एक मिनट बेटा, सर बात का उद्देश्य होगा क्या बेटा, ऑफलाइन का बात तो शुरू होगा, ऑफलाइन सर ऑफलाइन क्या बात तो शुरू होगा, ऑफलाइन, हाँ बेटा थोड़ा सा केस कम हो जाए ना तब, अभी तो सब बीमार पड़ रहे बेटा, थोड़ा सा केस हो तब। चलिए चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा। सर आपको बताया था प्लीज रिपीट नहीं करना, हमको से डिस्कनेक्ट हो गए। क्या बताए थे बेटा, सर ये वाटरमेलन और केक का पिक्चर है, उसके बाद हम डिस्कनेक्ट हो गए। ये थॉमसन मॉडल समझ में आया, हाँ सर वो इलेक्ट्रॉन सर एम्बेडेड इन द स्फीयर, हाँ एम्बेडेड इन द स्फीयर, थॉमसन मॉडल। बेटा थॉमसन ने बोला ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये अपना इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया। सर मतलब ये एक ऐसा कन्वेंशन था पीपल को समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल, सब तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे ना, तो उनको समझाने के लिए केक से समझाया और वाटरमेलन से समझाया। थैंक यू सर। ओके चलिए आगे देखा गया। अब देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बेटा प्रपोज कर दिया गया, काफी दिनों तक ये रहा, 5-6 सालों तक इसको लोग मानते रहे, बट उस बीच में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। ये बेटा एक्चुअली इनका जो एक्सपर्टीज था ना वो रेडियो एक्टिविटी में था। किसमें था, रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है बेटा, रेडियो एक्टिविटी में क्या होगा ना, एक एटम या एक एलिमेंट किसी और में कन्वर्ट कर जाएगा, एक एलिमेंट किसी और में कन्वर्ट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम कन्वर्ट्स टू क्या बेटा, थोरियम, थोरियम के बाद वो लेड में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। मतलब मान के ऐसे समझिए बात को, एलिमेंट ए विल कन्वर्ट टू एलिमेंट बी along with release of some particle, और ये हाई एनर्जी होगा इसके पास, दिस विल बी हाई एनर्जी पार्टिकल।
हाई एनर्जी पार्टिकल। रेडियो एक्टिविटी में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियम, रेडियम क्या करेगा बेटा, डिसोसिएट करता है किसी और एलिमेंट। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है इस पे बेटा रदरफोर्ड रिसर्च कर रहे थे। उनके दो स्टूडेंट थे, गाइगर एंड मार्सडेन। गाइगर का बेटा आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाम सुना है? गाइगर काउंटर होता है, एक मशीन होगा जिसका काम होगा रेडिएशन को डिटेक्ट करना। मान लेते इस रूम में या आपके घर के आसपास कहीं रेडिएशन हो रहा है, तो कैसे मालूम चलेगा रेडियो एक्टिविटी है या रेडिएशन? तो गाइगर काउंटर यूज होता है उसके लिए। एक मशीन है जो पता करता है कि रेडिएशन आसपास है या नहीं है। कहीं पर मान लीजिए न्यूक्लियर लीक हो गया या न्यूक्लियर प्लांट में लीक हो गया, तो कैसे पता करेंगे? गाइगर काउंटर से पता करते। तो ये लोग एक्चुअली रिसर्च कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी पे। तो रेडियो एक्टिविटी में बेटा बहुत सारे पार्टिकल रिलीज होते हैं, सच दैट अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस, ये सब रिलीज होते हैं रेडिएशन के समय। अल्फा पार्टिकल के बारे में इनको मालूम था कि अल्फा पार्टिकल इज टू पॉजिटिव, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है। गामा रेस का कोई चार्ज नहीं होता, गामा रेस न्यूट्रल होते हैं। गामा रेस क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ये लोग इतना कुछ रिसर्च करके मालूम कर लिए। फिर इन्होंने पता किया कि अल्फा पार्टिकल जो है ना, अल्फा पार्टिकल अगर कहीं से आ रहा है चलते हुए दो जोर से, बहुत फास्ट स्पीड में आएगा, तो पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इट कुड नॉट क्रॉस या पेनिट्रेट पेपर। बीटा पार्टिकल पेपर को क्रॉस कर जाएगा, एल्यूमिनियम उसको रोक लेगा। इट कुड नॉट क्रॉस एल्यूमिनियम शीट। गामा रेस पेपर क्रॉस करेगा, एल्यूमिनियम क्रॉस करेगा, इवन लेड भी क्रॉस कर जाता है। एक्सरे क्या करता है पता है? एक्सरे इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाता। लेड को थिक लेड दे देंगे तो एक्सरे को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इतना कुछ इन्होंने पता कर लिया। अब ये जो रदरफोर्ड है, ये रदरफोर्ड इनको सजेस्ट करते हैं, किनको? अपने दो स्टूडेंट को, इनको और इनको बोलते हैं कि एक काम करो, ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, इसको तुम लोग गोल्ड फॉइल से पास करो। देखो हम लोग बोल तो देते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यही नाम है ना बेटा जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बट ध्यान रहे रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट उनके स्टूडेंट ने किया था, एक्सपेरिमेंट उनके स्टूडेंट ने किया था। ये वैसा ही मशीन है जो इन दोनों ने यूज किया था। इस मशीन के बारे में और बताइए। तो अपॉन सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, हिज स्टूडेंट कैरिड आउट गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल लेकर आना होगा। तो अल्फा पार्टिकल कहां से आ रहा था? अल्फा पार्टिकल बेटा रेडियम से आ रहा था। ये बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर रेडियम रख दिया। क्या रख दिया? रेडियम रख दिया। इस रेडियम से हो क्या रहा था कि जब रेडियम डिसोसिएट करता है या रेडिएट करता है तो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। क्या एमिट करेगा? अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है बेटा? 2+। आज के डेट में मालूम है कि अल्फा पार्टिकल का मतलब ये होता है, आज मालूम है। तभी सिर्फ इतना मालूम था कि 2+ होता है और कुछ नहीं मालूम। फिर इन्होंने क्या किया, सामने एक गोल्ड फॉइल रखा। तो ये अल्फा पार्टिकल इसको जाके क्रॉस करेगा। अब ये अल्फा पार्टिकल क्रॉस करने के बाद किधर गया? इधर गया, इधर गया, इधर गया। ये कैसे मालूम चलेगा? तो इसको पता करने के लिए, ये चीज पता करने के लिए
इन लोगों ने क्या किया, इसके चारों तरफ एक स्क्रीन रखा। क्या रखा? एक स्क्रीन रखा। स्क्रीन, मान लो स्क्रीन का मतलब कुछ भी जिसपे जाकर कोई चीज स्ट्राइक करे। इस स्क्रीन को बेटा इन्होंने कोटिंग दे दिया, जिंक सल्फाइड कोटिंग दे दिया, जिंक सल्फाइड कोटिंग दे दिया। और फिर बैठ के इंतजार करने लगे कि ये अल्फा पार्टिकल यहां गया, उसके बाद किधर जाएगा। अगर मान लो ये इधर आया तो यहां स्ट्राइक करेगा और यहां पर ग्लो प्रोड्यूस होगा। अगर यहां चला गया तो यहां पर हाँ बेटा, अल्फा पार्टिकल ग्लो हिट करने पे ग्लो करता था। ये पहले से अल्फा पार्टिकल के बारे में तुमने डिटेल नॉलेज ले लिया था। अल्फा पार्टिकल के बारे में इनको कंप्लीट नॉलेज था। तो इनको पता है कि अगर अल्फा पार्टिकल को अगर हम यहाँ मतलब यहाँ पे स्क्रीन रख देंगे तो अल्फा पार्टिकल यहाँ जाके हिट करेगा और ग्लो करेगा। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, दे वर एक्सपेक्टिंग कि अल्फा पार्टिकल ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और यहां पर हिट करेगा, यहां पर ग्लो प्रोड्यूस होना चाहिए। दिस वॉज देयर एक्सपेक्टेशन। इसमें किसी को डाउट? सर हाँ सर वो गोल्ड फॉइल का थिकनेस कितना था? बहुत कम था बेटा, एकदम मान लीजिए कि मिलीमीटर से भी मिलीमीटर। वो जरूरत नहीं है बेटा उसका, कितना वेरी थिन था, मतलब ऑलमोस्ट थिन था। अब गोल्ड फॉइल क्यों यूज किए थे? बिकॉज गोल्ड इज हाईली, गोल्ड इज मेलिएबल मेटल, थिन फॉइल होता है गोल्ड का। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए बेटा। इसको बना लीजिए। सर हाँ बेटा। सर इस स्क्रीन का शेप कैसा? अरे स्क्रीन का शेप बेटा कैसा था? मेटालिक स्ट्रिप है। क्यों से? हाँ कुछ ऐसा रहेगा बेटा। हाँ समझ में आया? अरे स्ट्रिप ले लिया, उसको बेंड कर दिया, और क्या। चलिए, रेडियम का बॉक्स में एक रेडियम रख दिया था जिससे अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा था। रेडियम अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। ये कैसे पता था? बहुत पहले से इन लोगों को मालूम था। ये लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे रिसर्च नहीं कर रहे थे, एक्चुअली ये लोग अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल पे रिसर्च कर रहे थे। इनको तो बस रदरफोर्ड ने बोला है तुम ऐसा भी करके देखो ना। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, एक्सपेक्टेड क्या था बेटा? एक्सपेक्टेड ये था कि सारे अल्फा पार्टिकल होंगे ऐसे वाले, ऐसे करके क्रॉस कर जाएंगे बिना डिफ्लेक्शन के। मतलब ये अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेगा, गोल्ड फॉइल यहाँ पे देख रहे, गोल्ड फॉइल है ना, गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके सीधा यहां हिट करेगा। दिस वॉज देयर एक्सपेक्टेशन, दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्टेड। बट एक्चुअली व्हाट दे ऑब्जर्व, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि गोल्ड फॉइल से पास करने के बाद अल्फा पार्टिकल इधर चला गया, इधर आ गया, कुछ वापस भी चले गए। समझ में आया? दिस इज व्हाट दे ऑब्जर्व। समझ में आया बेटा? तो आप लोग पीछे वाले डायग्राम में ऐसा कुछ बनाएंगे। बस
नेक्स्ट स्लाइड बनाइए। आगे ये बनाइए, इसको कंप्लीट कीजिए। ओके एक है हाँ बना लेंगे उसको, बट बहुत रेयर है वो। चलिए आगे आएंगे। नेक्स्ट, तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। दिस इज व्हाट दे ऑब्जर्व, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस चले आए। तो आप देखते हैं ये एक्चुअल मशीन का मॉडल है जो उन्होंने यूज किया था, या इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने यूज किया था। देखो इन्होंने किया क्या था, ये जो यहां पर आप देख रहे ना, यहां पर उन्होंने रेडियम रखा था, यहां पर उन्होंने रेडियम रखा था। ये गोल्ड फॉइल है, दिस इज गोल्ड फॉइल। इनकी आईज इन्होंने यहां रखा था, और यहां पर जो है ना बेटा, यहां पर जिंक सल्फाइड का कोटिंग है, दिस इज ZnS। आप समझो बात को, ये बेरिलियम है, ये रेडियम है, यहां से अल्फा पार्टिकल आएगा, अगर सीधा चला गया इधर आ गया तो इनको नहीं दिखेगा, इधर चला गया तो क्या करेगा, उस स्क्रीन को हिट करेगा और फिर उनको यहां पर से दिखेगा कि ग्लो हुआ है, तब देख पाएंगे ना कि ग्लो हुआ है। समझ में आया सबको? मतलब उनको घुमा घुमा के देखना होता है। हाँ बिल्कुल सही। तो ये बेटा यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, अगर आई पीस को यहां रखेंगे तो बेटा क्या होगा, सीधा वाला पार्टिकल दिखेगा। तो घुमा घुमा कर इन्होंने देखा, ये रोटेट कर सकता था, ये जो प्लेटफॉर्म है बेटा ये रोटेट कर सकता था, ये रोटेशन हो सकता था इसका, देख रहे घुमाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने खुद से ये टूल बनाया था। क्लियर है ये? यहां पर जिंक सल्फाइड का कोटिंग था। चलिए, बट हम लोग बना वैसे रहे हैं, ठीक है, बनाना हम लोग को ये वाला है, ये वाला बनाना है, बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट पता ना कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था। इतना कॉम्प्लिकेटेड टूल था। वहां पर आप देखे भी थे कि वो लोग लेके बैठे हुए थे। देखिए यहाँ पर, देखिए ऐसा कुछ है, देख रहे, ये आंख से देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वो वाला एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्वेशन, क्या बेटा? सर एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट्स का यस यस चलिए, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट वो देखेंगे, एनिमेशन देखेंगे जिसमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग हो रहा है। देखो ये कौन सा मॉडल है बेटा? प्लम केक मॉडल है। व्हाट मॉडल इज दिस? दिस इज प्लम केक मॉडल। क्या मॉडल है? प्लम केक मॉडल है। अब देखो, अगर प्लम केक मॉडल होगा तो अल्फा पार्टिकल यहां से गया, ऐसा आना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए था अल्फा पार्टिकल को। अगर प्लम केक मॉडल सही होता बेटा तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाते, बट एक्चुअल में प्लम केक मॉडल सही नहीं था, इसीलिए ये वाला ऑब्जर्वेशन नहीं आया। ऑब्जर्वेशन क्या आया? ऑब्जर्वेशन बेटा ये आया, दिस इज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। यस सर ठीक है, तो बीच में आपको दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, वो गोल्ड फॉइल का एटम है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन दिख रहा है ना, दिख रहा है? यस सर इसको मैं कम कर देता हूं और बढ़ा देता हूं, तो देखो क्या होगा, बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बढ़ाने से बेटा डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाता है,
बढ़ाने से डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाएगा, अगर इसको कम कर देंगे बेटा तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर जाता है। देख रहे हैं? अब बढ़ा देंगे धीरे धीरे तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है ये? तो याद रखिएगा, अगर हम लोग ऐसा एटम लेते हैं जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मींस एटम्स विच हैव हायर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर हाँ बेटा बोलिए। एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा बेटा वहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा? ग्रेटर होगा। लिख लीजिएगा, अरे ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ना बेटा। More is the atomic number, greater will be the deflection in Goldfoil scattering experiment. Atomic number ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। हो गया? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, observations of Goldfoil experiment. Observations of Goldfoil experiment. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास straight through the Goldfoil without any deflection. Majority of alpha particles pass straight through the Goldfoil with little or no deflection. Majority, maximum सीधा पास कर गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। पहले देख लीजिए फिर लिखेंगे कि करके। Some of the alpha particles, कुछ alpha particles are deflected from their path and diverge. कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किए और डाइवर्स किए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम, आर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड थ्रू एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। बहुत कम अल्फा पार्टिकल, अगर यहाँ पे गोल्डफॉयल रखा हुआ था ना तो बहुत कम लोग बेटा इधर आए थे और बहुत कम, मैक्सिमम लोग सीधा पास हो गए थे। ठीक है, very few alpha particles were deflected by an angle more than 90 degree. Next, some were even scattered in the opposite direction. कुछ अल्फा पार्टिकल बेटा ऐसे आए और ऐसे वापस चले गए। इनका नंबर कितना था? बहुत 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 कम था। ये रेयर ऑफ द रेयर इवेंट था, ये रेयर ऑफ द रेयर इवेंट था। नेक्स्ट, ये हाँ, अरे उससे भी कम था बेटा। नेक्स्ट बेटा, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखना है क्योंकि अभी बताने के बाद भी आपको बेटा 2 साल बाद याद रहेगा नहीं और 2 साल बाद पूछेगा भी नहीं एग्जैक्ट नंबर। चलिए आगे सुनिए। ये जो एग्जैक्ट स्कैट ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस जो आ गया ना, ये रदरफोर्ड के लिए बड़ा शॉकिंग था। ये रदरफोर्ड के लिए बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने बोला ये वाला जो हो रहा ना, जो वापस आ रहा है ना, इट इज लाइक फायरिंग अ बुलेट, गोली, बुलेट। अब बुलेट से भी बड़ा क्या होता है? मिसाइल होता है ना। मिसाइल बेटा बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल बहुत बड़ा होता है। एक होता है शेल। उन्होंने कहा टैंक होता है ना, टैंक, टैंक में जो लगता है ना बेटा शेल, ये अप्रोक्सीमेटली 1 फीट का होता है इसका डायमीटर। इस टैंक से जो गोली निकलता है ना, रदरफोर्ड ने बोला ये जो 4th वाला ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा है कि एक तोप से गोली, शेल निकला, मतलब गोला, हम लोग गोला बोलते हैं हिंदी में, एक शेल निकला, वो जाके एक टिश्यू पेपर को स्ट्राइक किया और वापस आ गया।
एक टैंक का गोला टिश्यू पेपर को जाकर स्ट्राइक करता वापस चला आता है, ये वैसा ही है। समझो कि अगर ऐसा वो बोल रहे तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल वापस आया ना, मतलब सामने से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स, एकदम हेवी फोर्स लगा है जो उसको वापस भेजा है। वापस आया मतलब देयर मस्ट बी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग जिसने उसको रिपल करके वापस भेजा है। इनका करने का मतलब ये था। ये क्लियर है बेटा? सर वो फुटबॉल फील्ड का भी एग्जांपल दे, क्या बेटा? फुटबॉल फील्ड का एग्जांपल। नहीं नहीं, फुटबॉल फील्ड वाला एग्जांपल तो बेटा वो तो साइज के लिए है ना, मैं तो बता रहा हूँ फोर्स के लिए अभी। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए। ऑब्जर्वेशंस ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। जो मतलब अगर कोई मिसाइल टिश्यू पेपर से डिफ्लेक्ट होकर बैक आ गया तो उस टिश्यू पेपर में तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा। हाँ वही तो बोल रहे थे ना वो, कि मतलब जो गोल्ड फॉयल में है कोई बहुत 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 पावरफुल फोर्स लगाया है उसने वापस, तब तो वापस आया, वरना कैसे वापस आता। यही तो बात था, यही तो उनको अजीब लगा कि वापस क्यों आया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बड़ा स्पीड से जाता है। सभी कोई को कॉपी करना है बेटा। फिफ्टीन डेज के बाद बेटा नोट कॉपी चेक किया जाएगा, उस समय सबके पास ये नोट किया होना चाहिए। सर वो टैंक के बगल में वो भी लिखना है? नहीं ये नहीं लिखना है बेटा, ये क्या लिखिए, ये तो बस समझाने के लिए बेटा, ये तो समझाने के लिए, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, नहीं लिखना। आप बोलेंगे सर ये टैंक भी बनाना है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए। चलिए, कंक्लूजन्स फ्रॉम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट।
कंक्लूजन क्या क्या ड्रॉ हुआ। कंक्लूजन मतलब ऑब्जर्वेशन तो हो गया, कंक्लूजन क्या क्या ड्रॉ। अब ध्यान रखेंगे बेटा, रदरफोर्ड ने एक्चुअली कंक्लूजन ड्रॉ किया था। गाइगर और जो उनका मार्चन जो स्टूडेंट थे ना, उनके स्टूडेंट्स बेटा क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। उनके स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूड किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, इसलिए बेटा इसको बोला जाता है रदरफोर्ड गोल्डफॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए तो पहला कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ। पहला कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर गए थे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास कर गए थे, सीधा ऐसे पास कर गए। इसका मतलब ये है कि द मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली, एकदम खाली। पहला पॉइंट ये है। नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट बोले फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। क्या बेटा, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान रखेंगे, आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ हेवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच इज हेवी। तभी तो वापस आया ना। क्या बोले, एक टैंक का गोला गया, टिश्यू पेपर को हिट करके वापस आ रहा है, मतलब सामने के बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स रखा हुआ है। For such large deflection to occur, alpha particle must have come closer or collided with the massively positively charged body. देखो टिश्यू पेपर पे बेटा एक गोला अगर फायर करोगे तो वो तो चला जाएगा ना, क्योंकि टिश्यू पेपर का कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसका कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है, पर फिर भी वापस आया। मतलब रास्ते में कुछ ऐसा फोर्स उसको मिल गया अल्फा पार्टिकल को, जो उसको वापस भेजा। अब अल्फा पार्टिकल को रिपेल कौन कर सकता है, अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है, तो उसको रिपेल कौन करेगा, अनदर पॉजिटिव चार्ज। तो सिंस लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ था, मतलब एक हाईली हेवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी रास्ते में उसको मिला। पहला पॉइंट था खाली है मोस्ट ऑफ द एटम। दूसरा पॉइंट है कि रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और वो जो है काफी हेवी होना चाहिए, मतलब उसका रिपल्शन काफी आना चाहिए। नेक्स्ट, द फैक्ट दैट 1 in 20,000 have deflected at 180 degree। 20,000 पार्टिकल्स जब पास किया उसमें से एक वापस आया। This indicate that the volume occupied by this heavy positively charged body, इसका जो हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका वॉल्यूम जो है बहुत कम है। क्यों, अगर बहुत ज्यादा रहेगा बेटा, कितना बड़ा रहेगा, तो ये भी वापस आएगा, ये भी वापस आएगा, ये भी वापस आएगा। बट अगर छोटा कर देंगे बेटा तो ये तो बेटा इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये आएगा ना बेटा वापस। छोटा करेंगे तो कम लोग वापस आएंगे, बड़ा करेंगे तो सब वापस चले जाएंगे। तो 20,000 में सिर्फ एक वापस आ रहा था। ये इंडिकेट कर रहा था जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी रखा हुआ है उसका साइज या वॉल्यूम बहुत छोटा है, अदरवाइज हर कोई जाएगा उसको हिट कर देगा। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, चलिए लिख लीजिए इतना। हाँ लिखिए लिखिए, इतना लिख लीजिए।
हो जाएगा तो सबको बता देंगे। जब हो जाए बेटा तो बता देंगे, ठीक है। ऐसे हो रही है। कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी और पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज अगर मान लेंगे तो इसको एटम माना गया, ये पूरा एटम है, ये बोला गया। और मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी है, क्यों? सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल या मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन और लिटिल और नो डिफ्लेक्शन, लगभग डिफ्लेक्शन हुआ ही। चलिए आगे बढ़े। सर एक मिनट थोड़ा सा दिखाइए। सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। मीन्स इन्होंने क्या किया, जो ऑब्जर्वेशन किया उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर बेटा इन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने, सबसे पहला पॉइंट बोला ऑल द पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is present in a very small region at the center of atom called nucleus। सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, थॉमसन ने बोला था पॉजिटिव चार्ज इतना पूरा स्प्रेड किया हुआ है, थॉमसन ने बोला था पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है। ये कहते नहीं, अरे ये एटम है, सारा पॉजिटिव को बीच में रख दो, ये रदरफोर्ड ने कहा। इस बीच वाला एरिया को क्या कहा, न्यूक्लियस कहा, न्यूक्लियस कहा। नेक्स्ट बोला साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस अगर ये एटम है और ये अगर न्यूक्लियस है तो पूरा छोटा हो गया ना, और एटम क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, पूरा एटम खाली है। कितना छोटा है, बोला डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 का पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, while the atom has a diameter of 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, इनका डिफरेंस देखिए, 10 का पावर 5 का है, नहीं माइनस 8 है, माइनस 8 दिख रहा है सबको, माइनस 13 भी दिख रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 10 का पावर 5, कितना, 10 का पावर 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि न्यूक्लियस का डायामीटर होता है, इसका न्यूक्लियस का डायामीटर 1 सेंटीमीटर है। न्यूक्लियस अगर 1 सेंटीमीटर है, न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर है, तो एटम कितना बड़ा हो जाएगा बेटा, 10 का पावर
5 सेंटीमीटर। 10 का पावर माइनस 5, 10 का पावर 5 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 10 का पावर 3 मीटर। 10 का पावर 3 मतलब कितना बेटा? 1 किलोमीटर। आप समझिए बात को, 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर न्यूक्लियस अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो एटम कितना होगा बेटा? 1 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता पता है बेटा? ये होगा 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर सोच लीजिए। न्यूक्लियस का बेटा, अगर न्यूक्लियस आपका एक टेनिस बॉल हो जाए जिससे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इधर 5 किलोमीटर, इधर 5 किलोमीटर, इधर 5 किलोमीटर एटम का साइज होगा। न्यूक्लियस अगर एक टेनिस बॉल है तो एटम बेटा पूरा शहर आ जाएगा, स्टेडियम से भी बड़ा हो जाएगा। और न्यूक्लियस को अगर फुटबॉल कीजिएगा ना तो बेटा वो तो अलग ही हो जाएगा, फिर वो तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। समझे? समझ में आया सबको? जब कंट्री करेंगे तो सिटी में। आप बेटा वो थोड़ी ना करते रहना है, ठीक है? बस इतना याद रखिएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस या साइज ऑफ एटम बाय साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसका ऑर्डर कितना आएगा बेटा? 10 का पावर 5 आएगा। 1 किलोमीटर तो 10 का पावर 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर तो 10 का पावर 5 सेंटीमीटर, ये ऑर्डर होगा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस आउटसाइड न्यूक्लियस इज एम्प्टी। क्यों? डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, देयर वाज ऑलमोस्ट नो डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन नंबर टू द नेट रिलेटिव न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है, जितना न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नेट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये बात तो बेटा थॉमसन ने भी कह दिया था, बट थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बोला था। इन्होंने बोला कि नहीं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा। नेक्स्ट, आगे ये बोलते हैं कि ये अगर आपका न्यूक्लियस है, ये अगर आपका एटम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। ये इलेक्ट्रॉन होगा और ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। तो वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। The electrons are revolving around the nucleus in circular orbit. इस पॉइंट का मतलब बेटा यही है, इस पॉइंट का मतलब यही है। कौन सा पॉइंट? इसका। हाँ बोलिए बेटा। सर इसका कैसे पता लगाया? ये बेटा गेस था उनका, बस वो बोल रहे थे कि और क्या उपाय हो सकता है, बताइए। हाउ इज न्यूक्लियस, हाउ इज इलेक्ट्रॉन। बेटा ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ये एटम है, एटम का के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एटम के यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने ये सोचा, उनको लगा ये अगर ये रिवॉल्व करेगा तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनको लगा कि अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सन। किसने बोला था ये बात? न्यूटन ने बोला था, लॉ ऑफ ग्रेविटी में। बट अर्थ इज अट्रैक्टेड बाय सन, बट अर्थ सन के पास तो गया नहीं। क्यों नहीं गया? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यही चीज उन्होंने कहा है। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये एक्सप्लेन करेंगे। ये सारा पॉइंट शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा।
ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, ये तो कंप्लीट सर, नोट कीजिए। हाँ बेटा, सर कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स है लार्ज क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, बट सर 1 आउट ऑफ 20,000 सर 180 डिग्री का बैकवर्ड क्यों जा रहा है? बेटा एकदम जाके सीधा न्यूक्लियस को हिट कर देगा तो वापस नहीं आ जाएगा, जाकर सीधा हिट कर दिया उसको। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन की गन दिखते हैं। बट मैक्सिमम क्या हुआ, सीधा पास कर गया ना। फिर तो अगर मैक्सिमम सीधा पास कर जाते हैं तो आपका था अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन से हेवी होगा या लाइट होगा? बहुत हेवी होगा, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसका? सर नहीं कर रहा नहीं कर पाएगा। आगे लिखिए, एक्सप्लेन करते हैं अभी थोड़ी देर। हो गया सर। क्या हो गया बेटा? सर Yes, sir.
सबका हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, sir. आप समझते बात को, ठीक है। यहाँ देखें, ये देख रहे ये क्या है, यस सर। क्या है ये? मौत का कुआं। मौत का कुआं है। इसमें आदमी जो ये गाड़ी चलाता है ये मर जाता है, ये जो ड्राइवर है ये मर जाएगा? नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? यस सर। देखिए बेटा, ये जो बाइक है वो नीचे, कार है वो नीचे आना चाहता है बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटी। अब ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा, जब ये चक्कर काटता है ना बेटा, ये गोल गोल घूमता है ना कोई भी चीज, तो उसका टेंडेंसी होता है बाहर निकलने की। whenever something revolves in a circle, it has tendency to move radially outward. जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करेगा तो इट विल हैव सम टेंडेंसी टू मूव रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इसी के जैसा एक और होता है बेटा, इसको कहते हैं ग्लोब ऑफ डेथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये वाला ग्लोब ऑफ डेथ, ये ग्लोब ऑफ डेथ है। ये भी सर्कस में होता है। नोटिस नहीं, आप लोग सर्कस देखे नहीं होंगे, ठीक है? तो सर्कस देखा है, ये देखे थे, बाइक लेके खूब गोल गोल घुमाता रहेगा। हाँ हाँ, तो इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल समझिए बात को, अगर ऐसा लगता है कि दोनों बाइक से टक्कर होने वाला होगा नहीं। अरे वो तो प्रैक्टिस से नहीं होता, ध्यान से सुनेंगे। ये अपना सन है, ठीक है, ये अपना सन है, ये लाल कलर का सन हुआ, और ये अपना अर्थ है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट है मान लेंगे, ठीक है, ये अपना अर्थ है। ये अट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है। तो बेटा अर्थ इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय सन। अर्थ सन के पास चला क्यों नहीं गया अभी तक? इतने दिन से वेट क्यों कर रहा है? वाई? अर्थ अभी भी अपने ऑर्बिट में मेंटेन है, उसको तो चले जाना चाहिए ना सन के पास। होता क्या है कि इस तरफ एक आउटवर्ड फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कब लगेगा? जब सर्कल में मूव करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय रेडियस। बाय रेडियस, रेडियस छोटा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगा तो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा। इसलिए नोट कीजिएगा, ये बाइक और कार वाले को बोलिएगा एक काम करो, धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे चलेगा ना बेटा, सीधा नीचे गिरेगा, एकदम नीचे आ जाएगा। बोलिएगा ब्रेक मारने के लिए, तो एकदम रोल करता हुआ नीचे आएगा। ठीक है, ये जितना स्टंट कर रहा है ना, सब इसका बाहर निकल जाएगा। खाली बोलिए ब्रेक लगाने को। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। इनफैक्ट अगर इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम कीजिएगा ना, तो इसका जो रेडियस है ना वो कम हो जाएगा। वो ये कार यहां पर आ जाएगा, ये कार यहां पर आ जाएगा, और रेडियस कम करेगा तो यहां पर आ जाएगा। वेलोसिटी कम कीजिएगा तो, सॉरी, जैसे जैसे वेलोसिटी कम करेंगे ना बेटा, रेडियस कम होता जाएगा। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो वहां के ऊपर जो माइनस, हाँ वो लोग मर जाएंगे। खतरों के खिलाड़ी है बेटा ये लोग। तूफानी देखने गए हैं, जो तूफानी देखने गए ये लोग, तो इनके साथ तूफानी तो हो ही सकता है ना। लोग मरते भी है, चोट भी लगता है, ये लोग भी मरते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब नहीं मरते, कभी कभी ये लोग भी गिर जाते हैं। ज्यादा हीरोपंती करते हैं ना, अभी ये जैसे यहाँ बाहर निकला हुआ है, कुछ लोग आके यहाँ बैठ जाते हैं, तो ज्यादा हीरोपंती करते तो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बेटा अर्थ जो है सन के पास नहीं गया है।
ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। एक और एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं कि एक बॉटल लीजिए, बॉटल के अंदर पानी भर लीजिए, बॉटल के अंदर पानी भर लीजिए, ठीक है, यहां तक, कहीं तक भी पानी भर लीजिए, यहां तक वाटर भर लीजिए या कोई भी लिक्विड भर लीजिए, पानी सस्ता होता है। फिर एक काम कीजिए, एक रस्सी लीजिए और रस्सी से इसको बस फंसा दीजिए, कवर नहीं करना है इसका, बॉटल का ये जो है ना कैप नहीं लगाना है, बॉटल को ओपन रखना है, बॉटल का कैप नहीं लगाना है, बॉटल को ओपन रखना है। बस इस रस्सी से इसको टाई कर लीजिए और ये रस्सी से बेटा अपने हाथों में इसको पकड़ लीजिए और इसको जोर से बेटा गोल गोल घुमाइए। जब ऊपर आएगा बेटा तो बॉटल कुछ ऐसा हो जाएगा ना, बॉटल कुछ ऐसा। यस। क्या लगता है, पानी नीचे गिर जाएगा? नहीं सर, पानी को कुछ नहीं होगा, पानी यहां पर इस तरीके से रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ये सर्कल में घूम रहा है तो ये सर्कल में जब घूमेगा तो बेटा फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड लगेगा। और एक फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। नीचे कौन सा फोर्स? नहीं, ग्रेविटी बेटा, ग्रेविटी लगेगा। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी। पानी को नीचे कौन बुला रहा है? ग्रेविटी बुला रहा है। और पानी को ऊपर कौन ले जा रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेविटी को बैलेंस कर देगा और पानी नीचे नहीं गिरेगा। अब बेटा ये सब अगर हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो टूट गया तो टूट गया, बॉटल उड़ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है बेटा? सर। हाँ बेटा। सर इसलिए इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है। हाँ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आएंगे बेटा क्या क्या। तो ये क्या बोला है? The centrifugal force arising due to the fast speed of an electron balances the coulombic force of attraction। जो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट है ना, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा ना, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। coulombic force of attraction of nucleus and the electron remains stable in its path, just like earth remains stable in its orbit। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट बेटा? क्लियर है सबको ये? चलिए मैं आपको एक चीज भी दिखा देता हूँ। एक मिनट। कहाँ गया ये? चले, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे? अब आया तो? हाँ सर। ऑडियो? ऑडियो है? ऑडियो नहीं सर, ऑडियो नहीं। आदित्य बेटा म्यूट कर लीजिए, एक मिनट। देखिए आप साउंड आ रहा है? देखिए ये बाल्टी लिया तो
ठीक है, हाँ यहाँ देखिए, ये सही से नहीं कर रहा है बेटा, वीडियो फ्रीज हो गया। ठीक है बेटा, होगा नहीं, चलिए छोड़िए, बाल्टी के साथ करके वो दिखा रहा था, ठीक है, कभी हम लोग भी करके उसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ बोल रखा था, क्या बोल रखा था, जैसे अर्थ बेटा रिवॉल्व कर रहा है सन के अलोंग, ये क्या कर रहा है बेटा, इधर अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इधर कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटी है। तो उसने, रदरफोर्ड ने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन बेटा काम कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो बेटा ये बाहर की तरफ बेटा कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, उसी का नाम दे रहे हैं हम लोग क्यूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया, क्यूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी का नाम हम लोग दे रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है बेटा, अरे ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, अरे ये पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव है, तो कौन सा फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, उसी का नाम होता है बेटा क्यूलम्बिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही क्यूलम्बिक फोर्स बोला गया है। कूलम ने इसके बारे में पता किया था, कूलम्बिक। किसी को डाउट, ये इधर बुला रहा है और ये इधर जा रहा है, समझ में आया, अरे हाँ या ना बेटा, हाँ सर। जब भी कोई चीज बेटा राउंड में घूमेगा बेटा यही होगा। अर्थ को बेटा इधर फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, और अर्थ के नीचे अर्थ को ये ग्रेविटेशनल पुल बुला रहा है, ग्रेविटी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस कर लेता है बेटा, तो ये इसी ऑर्बिट में रहेगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा बेटा, सर बाहर की ओर चले जाएगा। बहुत बढ़िया, तो अर्थ का ऑर्बिट बेटा बड़ा हो जाएगा, और बेटा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा तो अर्थ का ऑर्बिट कम हो जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा क्या था, फॉर्मूला याद कीजिए तो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, रेडियस, बहुत बढ़िया। इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल डिक्रीज, देयरफॉर रेडियस विल इंक्रीज, if velocity decreases centrifugal force बेटा क्या होगा, डिक्रीज। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कम पड़ जाएगा बेटा तो इसका ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा, अभी तो बताए थे, कम होता जाएगा। वो मौत का कुआं भी देखे थे ना, गाड़ी स्लो रहेगा तो रेडियस कम होगा, और गाड़ी अगर कार फास्ट हो जाएगा तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इफ मोर इज द वेलोसिटी मोर विल बी रेडियस, लेस इज द वेलोसिटी लेस इज द रेडियस। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा होगा रेडियस बड़ा होगा, वेलोसिटी कम होगा रेडियस कम हो जाएगा। चलिए आगे समझिए, अब इस चीज को समझते हैं बेटा थोड़ा। टॉपिक लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलिए, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
क्या है इसका मीनिंग समझेंगे। इसका सबसे पहला पॉइंट है बेटा, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसका मीनिंग क्या है समझाते हैं। He could not explain the stability of atom. Rutherford could not explain the stability of atom. ये बेटा आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, लोअर क्लास में भी पढ़े। क्या मीनिंग है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो बताएगा? यस सर, बोले सर। हाँ बोलिए सर, स्टेबिलिटी ऑफ एटम का ये मतलब है कि सर रदरफोर्ड के बेसिस पे हम लोग चले तो मैक्सवेल उस समय बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे जो हम लोग के करंट इलेक्ट्रिसिटी के काम थे। तो उन्होंने एक लॉ दिया था जिससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में और वो एक्सीलरेटेड मोशन तो फिर वो एक रेडिएशन एमिट करता है, एनर्जी उसका डिक्रीज होते जाता है। तो अगर उसका एनर्जी डिक्रीज होगा तो फिर उसका ऑर्बिट भी डिक्रीज होते जाएगा और वो कोलाइड कर जाएगा, तो फिर एटम का स्टेबिलिटी खत्म हो। और ऐसा सर हो नहीं रहा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सब कुछ सुनेंगे बेटा ध्यान से। उस जमाने में एक साइंटिस्ट, ठीक है, वो साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल, इनके नाम पे एक बहुत बड़ा कॉलेज है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट। ठीक है, इनका नाम है मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? बेटा ग्रीन लाइट आप देख रहे हो ना, वो ईएम वेव है। क्या है? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा रेड कलर भी क्या है? ईएम वेव है। रेड कलर का लाइट भी ईएम वेव है। ब्लू कलर ईएम वेव, इंफ्रारेड ईएम वेव है, अल्ट्रावायलेट ईएम वेव है, एक्सरे ईएम वेव है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना बेटा, जो भी आपका माइक्रोवेव, रेडियो वेव, दे ऑल आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ना हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट कैसे क्रिएट हो सकता है? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है ईएम वेव को क्रिएट करने का, ईएम वेव को जनरेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ईएम वेव को जनरेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? एक चार्ज ले लीजिए, एक चार्ज ले लीजिए, एक चार्ज ले लिया आपने, प्लस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, कोई मतलब नहीं, दोनों बात बराबर है। तो आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसको बेटा आपने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। इस चार्ज को आपने पेंडुलम की तरह लटका दिया और पेंडुलम की तरह इसको इधर ले जाके छोड़ दिया। बेटा ईएम वेव क्रिएट हो जाएगा। कैसे? ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा। बेटा ऐसा करने से इसका क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है वेलोसिटी? आप लोग को पता है। तो ये बेटा एक्सीलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? बेटा यूनिफॉर्म मोशन है या एक्सीलरेटिंग मोशन है? दिस इज एक्सीलरेटिंग मोशन। एक्सीलरेटिंग में बेटा वेलोसिटी चेंज करना चाहिए। अब जरा मुझे ये बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन मजे में घूम रहा है, ये बेटा एक्सीलरेट कर रहा है या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है। पहले वेलोसिटी ऐसा है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसा हो गया और नीचे आएगा तो ऐसा हो जाएगा।
यहां पर आएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज एन एक्सीलरेटिंग मोशन। अब ध्यान से समझो, मैक्सवेल ने बोला अरे अगर एक चार्ज एक्सीलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? ईएम वेव क्रिएट होगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो चार्ज है, ये तो एक्सीलरेट कर रहा है, तो मतलब ये बेटा ईएम वेव क्रिएट करके देगा। यहां पर ईएम वेव क्रिएट होगा, जनरेट होगा, ईएम वेव जनरेट होगा। अब ईएम वेव क्या है बेटा? एक तरह का एनर्जी है। ईएम वेव क्या है? एक तरह का एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है जब सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा 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 तो वो क्या रेडिएट करेगा बेटा? एनर्जी रेडिएट करेगा, लूज करेगा एनर्जी, चारों तरफ एनर्जी फैला देगा। An electron moving in circular orbit will keep on radiating energy. अब जब एनर्जी रेडिएट करेगा बेटा तो सब खुद का एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? उसका खुद का एनर्जी कम होता जाएगा। कौन सा एनर्जी कम होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। तो क्या कम हो जाएगा? वेलोसिटी कम हो जाएगा। अरे अगर वेलोसिटी कम हो जाएगा तो अभी बताए थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे फर्क पड़ेगा, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता है बेटा तो क्या कम हो जाता है? बोलिए। रेडियस कम हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं घूमेगा, धीरे 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 इसका रेडियस क्या होगा? कम होता जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बड़े मजे में ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। मतलब ऐसा धीरे 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 उसका रेडियस जो है कम होता रहेगा, धीरे धीरे कम होगा, एक बार में कम नहीं होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। समझ में आया बेटा? अल्टीमेटली इट विल कोलाइड। इसमें किसी को डाउट? चलिए आप समझेंगे, यही चीज हम लोग लिखेंगे। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो लिखेंगे according to Maxwell, an electron revolving around nucleus is accelerating. An accelerating charge will radiate or lose energy An accelerating charge will lose energy in the form of EM wave. As a result, kinetic energy and velocity will decrease. Hence, electron radius will gradually decrease. Eventually, electron will spirally
fall into nucleus. Rutherford could not explain why electron is not falling into न्यूक्लियस। एक्चुअल में तो हो नहीं रहा था ना, एक्चुअल में अगर होता तो एटम स्टेबल नहीं होता, बट एटम स्टेबल है, मतलब फॉल नहीं कर रहा है। रदरफोर्ड को यही पूछा जा रहा है क्यों नहीं फॉल कर रहा है, तो बोलता है मैक्सवेल से पूछो। मैक्सवेल बोलता है हमने तो प्रूव कर दिया है कि वो चार्ज है तो घूमेगा तो उसको फॉल करना है। समझ में आया बेटा सबको? विल रेडिएट और लूज एनर्जी बेटा। विल रेडिएट और लूज एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू होगा। सर हाँ बेटा बोलिए। सर उसके बाद स्पेक्ट्रा करेंगे। हाँ इसके बाद स्पेक्ट्रा करेंगे। सर ये चैप्टर में खाली होगी आएगा बेटा थोड़ी देर, थोड़े समय के बाद आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, परेशान मत होइए। जल्दी से कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्लास में यहीं से रिपीट कंटिन्यू करना है।